आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं ऐसे डाउट्स की जिनमें आप में से कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन है। डाउट्स देखिए आपके सामने हैं। वॉइस और साउंड दोनों का मतलब होता है आवाज, लेकिन फर्क क्या है? हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है सुनना, लेकिन फर्क क्या है? सी, वॉच और लुक तीनों का मतलब होता है देखना, लेकिन फर्क क्या है? लर्न और लर्न ये दोनों ही लर्न की थर्ड फॉर्म है, लेकिन डिफरेंस क्या है? कीप और पुट दोनों का मतलब होता है रखना, फिर भी कुछ फर्क है। कंप्लेन और कंप्लेंट क्या डिफरेंस है? एन नंबर ऑफ टाइम्स ऐसा आपने कई सेंटेंसेस में देखा होगा। कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि इसका मतलब क्या होता है। आई एम डन, आई हैव डन, या फिर आई एम गॉन, आई हैव गॉन, इनमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले बात करते हैं वॉइस और साउंड की। इन दोनों का मतलब होता है आवाज, लेकिन किसी के मुंह से निकले तो वो है वॉइस और किसी लाउड स्पीकर से निकले तो वो है साउंड। किसी के मुंह से निकले, मेरे मुंह से, आपके मुंह से, आपके डॉगी के मुंह से, आपकी गाय के मुंह से, किसी भी सजीव यानी लिविंग बीइंग के मुंह से अगर कोई आवाज निकलती है उसे वॉइस कहते हैं। और किसी लाउड स्पीकर से, किसी भी नॉन लिविंग से जो कि निर्जीव है, जैसे आपके मोबाइल के लाउड स्पीकर से, आपके लैपटॉप के लाउड स्पीकर से अगर कोई आवाज निकलती है उसे साउंड कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए मैं आपके सामने रखता हूं। आई हर्ड योर वॉइस, मैंने सुनी आपकी आवाज। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल साउंड से रिलेटेड। मैं आपसे कह सकता हूं इस टीवी का साउंड बहुत दिमाग खराब कर रहा है। द साउंड ऑफ दिस टीवी, इस टीवी का साउंड है कैसा? इरिटेटिंग, यानी दिमाग खराब करने वाला इरिटेटिंग साउंड है। तो सिंपल है, साउंड का यूज नॉन लिविंग के साथ, वॉइस का यूज लिविंग बीइंग की आवाज के लिए किया जाता है। अब बात करते हैं हियर और लिसन की। हियर और लिसन दोनों का मतलब होता है सुनना। हियर का यूज तब किया जाता है आपको जब कुछ सुनाई पड़ जाता है। आपको सुनाई पड़ेगा क्योंकि आपके कान हैं। जब आपके कान हैं तो कोई भी हल्ला होगा, कोई भी नॉइज आएगी, कोई भी आवाज आएगी तो आपको सुनाई दे जाएगी। तो कान है इसलिए सुनाई दे गया, वो है हियर। और जब आप किसी चीज को इंटेंशनली सुनना चाहते हैं, जैसे कि आप अपने मोबाइल पे गाने सुनना चाहते हैं, तो इंटेंशनली आप सुनना चाहते हैं, जानबूझकर कोशिश कर रहे हैं आप सुनने की, ऐसे में वो लिसन है। तो जो सुनाई पड़ जाए वो हियर है, और जिसे आप सुनना चाहें इंटेंशनली वो लिसन है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैंने सुनी द ट्रिकलिंग ऑफ वाटर। ट्रिकल का मतलब होता है बूंद बूंद करके टपकना, पानी का बूंद बूंद करके टपकना फ्रॉम द टैप। टैप मतलब नल। नल से पानी के बूंद बूंद टपकने को मैंने सुना, तो मुझे सुनाई दे गया क्योंकि नल से कुछ टपक रहा था, तो वो सुनाई दे गया। क्योंकि मेरे कान है इसलिए मुझे सुनाई दे गया। ऐसा तो नहीं है ना कि मैं जानबूझ के ही चाहता था कि मैं ऐसी कोई आवाज सुनूं, ऐसा नहीं है, इसलिए यहां पर हियर का यूज किया। लेकिन लिसन का यूज आप कब करते हैं? जब आप कहते हैं ही वॉज लिसनिंग टू सॉन्ग्स, वो गाने सुन रहा था। लिसन के बाद हमेशा प्रेपोजिशन टू का यूज किया जाता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहां पर लिसन का यूज आपने क्यों किया? क्योंकि वो चाह के सुन रहा था, इंटेंशनली सुन रहा था, इसलिए लिसन का यूज हुआ। जिस तरह से कान होने पे आपको सुनाई पड़ जाता है, उसी तरह से आंख होने पे आपको दिखाई पड़ जाता है। वो जो दिखाई पड़ जाता है ना, क्योंकि आपकी आंखें हैं, उसे आप सी कहते हैं। और जब आप इंटेंशनली चाहकर किसी चीज को देखते हैं तो उसे वॉच या लुक कहते हैं। वॉच का यूज अक्सर तब किया जाता है जब आप किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को देखते हैं। जैसे आप मूवी देखते हैं तो वहां पर चित्र चल रहे होते हैं, इसलिए वहां पर वॉच का यूज किया जाता है। और जब आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ध्यान देके देखते हैं उसके लिए लुक का यूज किया जाता है। थोड़ा एग्जांपल्स के माध्यम से आप इस बात को समझेंगे। आई सॉ माई फ्रेंड देयर, मैंने देखा अपने दोस्त को वहां। मैंने अपने दोस्त को वहां देखा। मैंने देखा क्यों? क्योंकि मेरा दोस्त मुझे दिख गया, मेरी आंखें हैं, तो जब मैं वहां गया तो मैंने अपने दोस्त को देखा। ही इज वॉचिंग अ मूवी, वो एक मूवी देख रहा है। ऐसे में वो मूवी देखने गया तभी तो देख रहा है, ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी आंखें हैं इसलिए उसको दिख रहा है। वो गया इंटेंशनली, चाहकर वो देख रहा है उस चीज को, इसलिए वॉच का यूज कर रहे हैं। हालांकि एक बात मैं आपको बता दूं, अगर कोई सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है, जैसे कि
वो एक मूवी देख चुका है। यहां पर आप देखते हैं कि सी की थर्ड फॉर्म का यूज किया हमने, जबकि यहां पर वॉच का ही यूज किया। अब आप ये सोचेंगे कि मूवी के साथ तो वॉच का यूज होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, ये बात सही है कि सी नहीं यूज होता यहां पर। सीइंग प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म सी की यूज नहीं होती है, यहां पर वॉचिंग ही यूज होता है। लेकिन परफेक्ट टेंस में आप सीन या फिर वॉच की थर्ड फॉर्म वॉच्ड, दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो। और ऐसा यूज आप क्यों कर सकते हो? क्योंकि ऐसा यूज इंग्लिश नेटिव्स करते हैं, जिनकी इंग्लिश लैंग्वेज है वो करते हैं, हम उनको चैलेंज नहीं कर सकते। अब देखेंगे लुक का यूज क्या है। आपने अक्सर इस तरह से सुना होगा, लुक एट दिस पेन। जब किसी चीज को ध्यान से देखने के लिए कोई आपसे कहता है तो लुक का यूज करता है। इंटेंशनली देखना कि हाँ देखिए, और दूसरा ध्यान से देखिए, ऐसे केस में आप लुक का यूज करते हैं। इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझने के लिए आपको समझना होगा कि एक वर्ब होती है LEARN, लर्न, जिसका मतलब होता है सीखना या याद करना। सीखना या याद करना। जैसे आप कहते हैं ना इंग्लिश सीख लो, लर्न इंग्लिश, या आप कहते हो इसे याद कर लो, लर्न इट, तो लर्न का यूज किया जाता है। ये एक वर्ब है तो उसकी 3 फॉर्म्स भी होती हैं। कौन कौन सी होती हैं इसकी 3 फॉर्म्स? फर्स्ट फॉर्म है लर्न, सेकंड फॉर्म ईडी फॉर्म लर्न या फिर लर्नड, टी, और इसी तरह से थर्ड फॉर्म जो कि पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म भी इसकी होती है लर्न या फिर लर्नड। ये है फर्स्ट फॉर्म, ये है सेकंड फॉर्म, और ये हो गई आपकी थर्ड फॉर्म। अब पॉइंट ये है कि हम कहते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप सोचेंगे कि ये दोनों ही वर्ब की सेकंड या थर्ड फॉर्म्स हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, एक तो बात ये सही है कि दोनों ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और जब इन्हें बोला जाता है ना तो ऐसे बोला जाता है लर्नड टी या लर्नड ईडी, दैट्स इट। लेकिन ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है इसका यूज एक एडजेक्टिव की तरह भी किया जाता है। अब देखिए 2 तरह से हो रहा है इसका यूज। जब इसका यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह होता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन होगा ईडी, लर्नड। लेकिन जब इसका यूज एक एडजेक्टिव की तरह होता है किसी सेंटेंस में, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है लर्नड। ये एक फर्क है, लर्नड, लर्नड, और इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या थी? लर्न और उसके आगे छोटा ड। और एक चीज और ध्यान रखें, ये जो एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है इसकी प्रोनाउंसिएशन तो होती है लर्नड, और साथ ही साथ इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है स्कॉलर। स्कॉलर यानी विद्वान, या फिर आप कह सकते हैं एजुकेटेड। हिंदी में अगर मैं कहूं तो इसे कह सकते हैं आप शिक्षित। ये है इसका मीनिंग। तो आप ये समझ सकते हैं कि इस वर्ड का यूज या तो एक एडजेक्टिव की तरह या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म की तरह होता है, और दोनों केसेस में प्रोनाउंसिएशन में देखिए डिफरेंस है, और जब एक एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसका मीनिंग भी बदल जाता है। ये है डिफरेंस। इसका एक एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लिख देता हूं। He is a learned person. वो है एक विद्वान व्यक्ति। वो एक विद्वान व्यक्ति है। आप इसका यूज कई बार सेंटेंसेस में देखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कीप और पुट की। दोनों का मतलब होता है रखना। जैसे किसी चीज को कहीं पे रखना, उसके लिए आप कीप या पुट दोनों का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि इस बात को आप अपने तक रखिए, यानी अपने तक रखिए, तो यहां पर किसी चीज को उठाकर कहीं रखने की बात नहीं हो रही है। ऐसे में आप पुट का यूज नहीं कर सकते, लेकिन आप कीप का यूज कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब निकल के आया? कीप का यूज आप फिजिकली किसी चीज को रखने के लिए, फिजिकली, या फिर
नॉन फिजिकली। फिजिकली और नॉन फिजिकली दोनों केसेस में आप कीप का यूज कर सकते हैं, लेकिन पुट का यूज आप कब करते हैं? जब आप फिजिकली किसी चीज को उठा के कहीं पे रखते हैं। तो फिजिकली रखना, रखने के लिए कीप और पुट दोनों का यूज, लेकिन ये डिफरेंस है। एग्जांपल देखिए आपके सामने है, मैं आपसे कहता हूं आई पुट द पेन ऑन द टेबल। मैंने टेबल पर पेन रखा। यहां पर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। पुट की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, क्योंकि पुट एक ऐसी वर्ब है जिसकी तीनों फॉर्म्स होती हैं, पुट पुट पुट। लेकिन इस सेंटेंस को अगर मैं कीप के साथ बनाऊं तो आई केप्ट द पेन ऑन द टेबल। मैंने टेबल पर पेन को रखा। यहां पर कीप की सेकंड फॉर्म केप्ट का यूज हुआ। दोनों सेंटेंस बिल्कुल सही है, यानी कि फिजिकली जब आप किसी पेन को टेबल पर रखने की बात कर रहे हैं तो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मैं कहता हूं प्लीज कीप इट टू यू, कृपया इसे अपने तक रखिए, यानी अपने तक इस बात को रखिए। ऐसे रखने में आप चूंकि फिजिकली किसी चीज को उठा के कहीं नहीं रख रहे हैं तो आप केवल कीप का यूज करते हैं। नॉन फिजिकल केसेस में आप पुट का यूज नहीं कर सकते। एक एग्जांपल और लेते हैं, आई ऑलवेज कीप माई वर्ड्स। मैं हमेशा अपने शब्दों को रखता हूं, अपनी बात को रखता हूं, यानी मैं अपनी बात का, अपनी जुबान का पक्का हूं। तो यहां पर जो रखता हूं का सेंस, ये रखने का सेंस आ रहा है, ये नॉन फिजिकल, इसलिए आप कीप का यूज करते हैं। यहां पर आपने अक्सर एक सेंटेंस सुना होगा, कीप माई वर्ड्स की जगह आप अक्सर ऐसा भी सुनते हैं ना, कीप माई प्रॉमिस। मैं हमेशा अपनी वचन को निभाता हूं, मैं अपने प्रॉमिस को रखता हूं। ये वचन को निभाने वाली बात है, इसलिए यहां पर भी कीप का आप यूज करेंगे। तो ये डिफरेंस है पुट और कीप में। अब बात करते हैं कंप्लेन और कंप्लेंट के बीच के डिफरेंस की। कंप्लेन एक वर्ब है, यानी एक क्रिया है जिसका मतलब होता है शिकायत करना। और कंप्लेंट जब टी लग जाता है ना, ये एक नाउन है, यानी संज्ञा है, जिसका मतलब होता है केवल शिकायत। आपने अक्सर सेंटेंस देखे होंगे, इससे आप समझ पाएंगे क्रिया का यूज आप कब करते हैं। आप जानते हैं टेंस के सेंटेंसेस में कैसे करते हैं। ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू। उसने कंप्लेंट की आपके खिलाफ। ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू, उसने कंप्लेन की आपके खिलाफ। कंप्लेन चूंकि एक वर्ब है, इसकी सेकंड फॉर्म का यहां पर यूज किया गया है। ईडी फॉर्म होती है, सेकंड और थर्ड दोनों। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है। एक सेंटेंस और लेते हैं, आई फाइल्ड, मैंने फाइल की, या इसके लिए एक स्टैंडर्ड वर्ड लॉज का भी यूज किया जाता है। फाइल की सेकंड फॉर्म फाइल्ड या लॉज की सेकंड फॉर्म लॉज्ड। मैंने फाइल की या मैंने लॉज की, क्या लॉज की? एक कंप्लेंट। तो जो मैंने लॉज की वो तो किसी, उसका कोई नाम है, वो नाम है कंप्लेंट, ये एक नाउन है। आई फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो एक सेंटेंस को दोनों तरीके से बोला जा सकता है। आप सेंटेंस में कंप्लेन का यूज एक वर्ब की तरह कर सकते हैं या फिर एक नाउन की तरह कर सकते हैं। अब इसी सेंटेंस की बात करो, सेंटेंस है ही कंप्लेंट अगेंस्ट यू। इस सेंटेंस को ऐसे भी तो बोला जा सकता था, ही फाइल्ड या ही लॉज्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट यू। तो दोनों तरीके से आप बोल सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिए, ये वर्ब है, ये नाउन है, जहां पर टी आया वो नाउन है। नेक्स्ट, आप अक्सर सुनते हैं एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन नंबर ऑफ टाइम्स का क्या मतलब होता है? मैनी टाइम्स। बस आप ऐसे समझ सकते हैं, मैनी टाइम्स का क्या मतलब होता है? कई बार। एन नंबर ऑफ टाइम्स यानी कई बार, मैनी टाइम्स। आप सेंटेंस को ऐसे बना सकते हैं, ही हैज विजिटेड आगरा। वो आगरा विजिट कर चुका है कई बार। कई बार के लिए आप मैनी टाइम्स भी कह सकते हैं, और जहां पर भी आप मैनी टाइम्स कह सकते हो ना, वहां पर आप एन नंबर ऑफ टाइम्स भी कह सकते हैं। आपने अक्सर लोगों के मुंह से सुना होगा, अब आप भी ऐसा कह सकते हैं जब भी आपको कभी मौका मिले। He has visited Agra n number of times.
वो आगरा कई बार विजिट कर चुका है। जब आपके सामने ये दो सेंटेंस आते हैं, आई हैव डन या आई हैव गॉन या फिर आई हैव डन, ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है। और दोनों सेंटेंस का मतलब क्या है? इस सेंटेंस का मतलब है मैं कर चुका हूं, यानी मैंने कर लिया है। और इस सेंटेंस का मतलब मैं जा चुका हूं या मैं चला गया हूं। ये तो आप जानते होंगे अगर आपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीखा है तो ये सेंटेंस दोनों कोई कंफ्यूजन नहीं है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस हैं। अब बात आती है इन दो सेंटेंसेस की, इनके मीनिंग क्या है। जब कोई कहता है आई एम डन, इसका मतलब क्या होता है? मेरा हो गया। यहां पर कुछ करने की बात नहीं होती है। इस सेंटेंस का यूज किसी काम को करने के सेंस में नहीं बल्कि कुछ और सेंस में होता है। देखिए सेंस क्या होता है, मेरा हो गया। जैसे मान लीजिए मैं कुछ खा रहा हूं, खाते खाते मेरे दोस्त ने मुझसे कहा ले और खा ले, और मैं कहता हूं नहीं मेरा हो गया, आई एम डन। या फिर मान लीजिए मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पढ़ाई करते करते मैं कई सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं, अब मैं उठ जाता हूं और मैं जाने लगता हूं। मेरा दोस्त मुझसे कहता है थोड़ा और पढ़ ले, और मैं कहता हूं नहीं मेरा हो गया, आई एम डन। इस तरह से इस सेंस में किसी भी चीज के लिए जहां पर आपको कहना हो मेरा हो गया, यानी जो मैं कर रहा था वो हो गया, उस सेंस में यूज किया जाता है आई एम डन का। और आई एम गॉन, इसका यूज कब किया जाता है? मैं तो गया। ये वो वाला गया नहीं है कि कहीं गया, जैसे दिल्ली गया, मुंबई गया, राजस्थान गया, कानपुर गया, कोटा गया, ये वो वाला गया नहीं है। ये है मैं तो गया। जैसे कि मान लीजिए मैं क्रिकेट खेल रहा था, मैं आउट हो जाता हूं, मैं बाहर बैठ जाता हूं, मेरा एक दोस्त आता है मुझसे पूछता है कि यहां क्यों बैठा हुआ है, खेल क्यों नहीं रहा? मैं कहता हूं आई एम गॉन, मैं तो गया। या फिर मान लीजिए मेरा पेपर अच्छा नहीं हुआ, मैं घर आता हूं और मम्मी जी कहती हैं कि पेपर कैसा गया, और मुझे लगता है कि मैं तो फेल हो जाऊंगा, पेपर बहुत बेकार गया, मैं कहता हूं आई एम गॉन, यानी कि मैं तो गया। या फिर रिजल्ट आता है, मैं फेल हो जाता हूं, तो मैं कहता हूं आई एम गॉन। यहां पर देखिए कई बातें हैं, ये कहने के बजाय कि आई फेल्ड, मैं कह देता हूं आई एम गॉन। इसका सीधा सा मतलब कैजुअली मैंने इस बात को कह दिया मैं तो गया, मेरा काम अब खराब हो गया। तो सेंस के ऊपर डिपेंड करता है, इन सेंस में इन सेंटेंसेस का यूज किया जाता है। और इन सेंटेंसेस में चूंकि ये तो प्रॉपर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंस है, यहां पर तो जो भी वर्ब होगी वही सेंस निकल के आएगा। तो आप समझ पा रहे होंगे कि क्या डिफरेंस है। अगर मैं यहां पर कहूं ही इज डन, तो इसका क्या मतलब निकलेगा? उसका हो गया। अगर वो कुछ खा रहा था तो उसने खा लिया, अगर वो खेल रहा था तो उसने खेल लिया, अगर वो किसी काम को कर रहा था तो उसने वो काम कर लिया। किसी भी काम को करने की बात हो गई, उसका हो गया। ही इज गॉन, अगर मैं ऐसा कहता हूं ही इज गॉन, वो तो गया। अगर वो एग्जाम आया तो फेल हो गया, अगर वो क्रिकेट खेल रहा था तो आउट हो गया, अगर वो किसी टीम में उसका सिलेक्शन होना था तो नहीं हो पाया, ही इज गॉन। तो ये सेंस होता है कुल मिलाकर। आज के इस वीडियो में आपने कई डाउट्स को समझा है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर करिएगा अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। देश के हर छोटे से छोटे गांव के स्टूडेंट्स तक इन वीडियोस को पहुंचाना है। अगर आप इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और कमेंट्स में दिया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। टेक केयर एंड गुड बाय।